जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी अच्छा जा रहा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जामिनेशन के लिए बनाई जा रही है, यानी उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए बनाई जा रही है। काफी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अभी आपको भी पता है कि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि अब जो है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या किस तरीके से हमारे को पढ़ाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर थोड़ा बहुत हमारे को, जैसे मान लेते हैं कुछ एग्जाम हो चुके हैं हमारे को, तो किस तरह से मतलब पेपर आ रहा है उसका एक आइडिया लग जाता है। तो पेपर किस तरह से आ रहा है उसमें हमारे पास में एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं ये हमारे को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तीसरा कि परसेंटेज क्या है उसमें, जो 12th लेवल का है उसका क्या परसेंटेज है, और जो बाकी पूछा जा रहा है उसका क्या परसेंटेज है, दोनों में क्या परसेंटेज है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करा जाता है, जिससे हमारे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि सर हम जो है पेपर तो मतलब हमारे को आता तो है बहुत सारी चीजें, लेकिन हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे को आता ही नहीं है ना। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा करके हम हर विषय के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए जो हमारे पास में, हम यहाँ पे इस वीडियो में चार ये जो बेसिक क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको टेकल करेंगे। सबसे पहले व्हाट शुड बी द टारगेट स्कोर। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा कि किसी भी एग्जाम को दिए बिना या देखे बिना कि एक टारगेट क्या रखें स्कोर का। तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का एग्जाम में टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो इससे पहले कुछ एग्जाम्स हुए हैं, जैसे फिजिक्स का एग्जाम हुआ है ना। तो आप अगर मतलब बच्चों को देखेंगे तो बच्चे 150 मार्क्स का जो एग्जाम है, यानी 150 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही मैथ्स में भी होगा, जो सॉल्व करने वाला जो पोर्शन होगा, पेपर वन है सपोज करो और पेपर टू है। पेपर वन है, पेपर टू है। पेपर वन में 150 क्वेश्चंस थे, पेपर टू में 150 क्वेश्चंस थे। तो जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, मैं अच्छा पढ़ने वाले बच्चे की बात बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के, वो भी 90 से 95 के बीच में अटेम्प्ट कर पाया। 90 से 95 के बीच में दोनों पेपर में मैं मान के चलता हूं कि इतने अटेम्प्ट कर पाया है। तो अगर आप इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया लगाओगे, मतलब ये करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि बहुत अच्छा बच्चा है, उसको लग रहा है कि करेक्ट करें हमने, तो भी 90-95 से ऊपर वो गया ही नहीं है। सच्ची बात जो है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन है तो आपको 150 के 150 अटेम्प्ट करने हैं तब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इतने क्वेश्चंस कोई अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, और क्वेश्चंस जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं उसमें, बहुत खराब क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। इजी भी है लेकिन हार्ड है तो बहुत हार्ड है। ठीक है। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो 95 150 का कितना परसेंट होता है, मैं मैक्सिमम मार्क्स लेके चलता हूँ। 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो ये कुछ ऐसे होगा ना, है ना। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 950 अपॉन 15 बन रहा है, जो कि लगभग 63 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है ना। 63 पॉइंट समथिंग है, लगभग 64% मान लो, चलो थोड़ा सा और बढ़ा के। तो ये 64% हो रहा है, ये भी 64% हो रहा है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंटायर पेपर है 300 मार्क्स का। 300 का अगर आप 64% लेंगे, तो 300 का 64% अगर आप करते हैं तो लगभग 192 मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। 3 चौक 12, 3 छक 18, 19, ठीक है, 192। तो आपका सेफ स्कोर 64% नहीं है, ये बहुत अच्छा स्कोर है। सेफ स्कोर तो इससे भी कम है। ठीक है। तो अगर आपको याद रखना है एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपका, जब भी आप मॉक दे रहे हो। अगर आप हमारे मॉक दे रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे मॉक्स तो बहुत बढ़िया है। हमारे मॉक्स में अगर आप जो है वो 90 कर ले रहे हो तो मान के चलो तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है। बहुत अच्छा मॉक्स बना रखे हमने, और वो मॉडरेट टू हार्ड है, इजी कोई भी मॉक नहीं है उसमें। तो अगर आप इतना कर पा रहे हो तो सेटिस्फाइड रहो अपनी परफॉर्मेंस से, और बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपके मॉक में 180 से 190 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे हैं, अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है। मतलब आप इतना कर पा रहे हो 300 में से। ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है ये। लेकिन अगर आपको टारगेट रखना है तो टारगेट, ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने वो लाइन बताई है जिसपे सारे बच्चे कर रहे हैं, तो टारगेट थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। टारगेट आप 210 का करिए। ठीक है। और
ये तब है जब पेपर का पैटर्न वही रहता है, उसी तरीके से मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और इसी तरीके से सारी के सारी चीजें चल रही हैं। तो 210 का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है। अगर आप इस तरह के या इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहली चीज आपका ये था, आपका जो डाउट था कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो टारगेट स्कोर मैंने आपको बता दिया है। जो बेसिक स्कोर है, जो पढ़ने वाले बच्चों का जो लाई कर रहा है, 180 से 190 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका टारगेट 210 होना चाहिए। अगर आपका टारगेट 210 है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर, दूसरे पे बाद में मूव करता हूं, मैं पहले तीसरे वाले पे मूव करता हूं कि परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन पोर्शन क्या है। मतलब आपको पता है कि उसमें कुछ ग्रेजुएशन और कुछ पीजी का कंटेंट डाला गया है ना। पेपर में कुछ ग्रेजुएशन का डाला गया है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन का डाला गया है। तो उसमें परसेंटेज क्या है ग्रेजुएशन पोर्शन की और पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन की। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज जो है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो अगर हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वो लगभग लगभग 30 से 35% तक है। ठीक है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पूरा कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है 65 से 70% जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है 12th तक का। अब ये 12th तक का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी उठा के दे दी, नहीं, एनसीईआरटी उठा के नहीं दे रहे हैं। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें भी आप अगर 12th लेवल में कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। तो ईजी जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, लेकिन जो मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, वो 12th लेवल के जो मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जनरली कुछ क्वेश्चन तो आपके पूछे गए हैं जो आप जो बेसिक बुक लेते हो उनसे, और लेकिन बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेंस लेवल के क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस मेंस लेवल के भी हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब आप 12th लेवल का अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको सॉल्व करना आपको अच्छा से आना चाहिए। 12th लेवल के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पे बेस्ड है। आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लगभग ये क्वेश्चंस मतलब किसी ना किसी तरीके से कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन में क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन पोर्शन जो आ रहा है वो मॉडरेट और इजी दोनों तरह का आ रहा है। ठीक है, मॉडरेट भी आ रहा है और इजी भी आ रहा है। इजी में अब वो क्या पूछ रहे हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। इजी, ये आपके लिए इजी वाला भी मॉडरेट हो सकता है। इजी में वो जनरली पूछ रहे हैं आपसे जो आपके बेसिक्स होते हैं। ठीक है, बेसिक्स होते हैं कि आपको बेसिक कितना आता है, या आपके स्टेटमेंट जो होती है उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको क्या करेंगे, बता देंगे, 3-4 आपको स्टेटमेंट लिख देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सी करेक्ट है, इनको मिला दो, ऐसे सब चीज़ें आपसे वो पूछ लेंगे। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको चीज़ें आती होंगी। जैसे मान लेते हैं न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला के बारे में उन्होंने आपसे पूछ लिया, उसकी कोई कंडीशन पूछ ली, उसका कोई केस पूछ लिया, तो क्या आपको वो चीज़ें आती है या नहीं आती है। मॉडरेट क्वेश्चन में वो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं जो जिसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। आप इसको पहले जब आप अटेम्प्ट करोगे तो पहले इसको स्किप करेंगे इसको, लेकिन बाद में दोबारा से क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको करने का एक तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो जनरली जो है ना ग्रेजुएशन का पोर्शन, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट हैं। मॉडरेट हर एग्जाम में होता है, तभी वो एग्जाम जो है वो अच्छा बनता है। तो उसके लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हर किसी के लिए मॉडरेट है, हर किसी के लिए टफ है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा डाउट तो यही है जो सेकंड वाला है, कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर, ग्रेजुएशन में भी और 12th लेवल तक के भी किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन से स्टार्ट करता हूँ और 12th लेवल पे भी बात करूंगा। तो जनरली जो ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, या केस के ऊपर जितने भी केसेस बन सकते हैं किसी भी फॉर्मूला पे, तो केसेस के बेसिस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मान लेते हैं ये पता है कि जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है उसमें जो आइलर लैग्रेंजेस फॉर्मूला होता है वो फंक्शनल में मतलब जब फंक्शनल होता है उसके लिए चेंज होता रहता है। तो अगर मतलब हायर ऑर्डर का है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, वाई डैश मान लेते हैं एब्सेंट है, वाई
डैश प्रेजेंट है, y एब्सेंट है ना। अगर आपके पास में इंटीग्रेंड दे रखा है x एफ एक्स वाई वाई डैश और इसमें मान लेते हैं दोनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं। और अगर हायर डेरिवेटिव है, मान लेते हैं कि y डैश सिर्फ ये ना दे रखा हो, y डबल डैश भी दे रखा हो साथ में, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, इसके फॉर्मूलाज कैसे जनरेट होते हैं, ये सारे के सारे केसेस क्या आपको आते हैं या नहीं आते। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है ना। और तीसरी बात की जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का हो रहा है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो रहा है, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा है, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिपेंडेंट का हो रहा है, इंडिपेंडेंट का हो रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिस पे आप ध्यान नहीं देते, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक टॉपिक आता है आपका मैथमेटिक्स में जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड्स में जनरली क्या कर रहा है बच्चा अभी भी, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके ढूंढता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। जैसे गॉस सीडल मेथड है तो उससे किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन बना बना के फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सब वो सीखता है। लेकिन वो ये चीजें नहीं सीख रहा है कि जो क्वेश्चन है वो किस कंडीशन में सॉल्व होगा, गॉस सीडल मेथड किस कंडीशन में लगता है, किस तरह की इक्वेशंस के लिए लगता है, लीनियर इक्वेशन के लिए लगता है मान लेते हैं, या क्वाड्रेटिक के लिए लग रहा है, या एनी डिग्री की इक्वेशन के लिए लग रहा है, या न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो एनी डिग्री की इक्वेशन पे काम करता है, या किसी कुछ और है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है उनका, उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि न्यूमेरिकल मेथड जो आता था आपका ग्रेजुएशन में, इसमें जनरली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारे को कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इतने टफ क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि इसमें डायरेक्ट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आपको दे देंगे, और दे देंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा वो आपके लिए। तो अगर वो क्वेश्चन देते भी हैं तो बहुत ही एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से आपको मिलेगा जो आपको सॉल्व करना होगा। अदरवाइज जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड जो टॉपिक है आपका, उसमें सबसे पहले आपको वर्क करना है अपने केसेस पर, कि आपके केसेस क्या क्या बनते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन कौन सी कंडीशन पे फॉर्मूला वर्क करता है, कौन कौन सी पे वर्क नहीं करता। जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड कब काम नहीं करता, जब एफ डैश एक्स 0 हो जाए तो काम नहीं करेगा, है ना। तो काम नहीं करेगा तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कब काम नहीं करेगा, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपकी। दूसरा यह है, 12th लेवल में आपको क्या करना है। 12th लेवल के जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मेंस लेवल के भी पूछ रहे हैं और इजी क्वेश्चन भी जो पूछ रहे हैं। तो इजी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी है, उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले आने चाहिए, आपको करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए और हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी क्योंकि हर कोई बच्चा इसको कर नहीं पाता। इसमें आपका सीधी सी बात करूं तो सॉल्व करने का एप्टीट्यूड जो होता है वो पूरा का पूरा वो देख रहे हैं कि आप कितना सॉल्व कर सकते हो। तो आपको याद रखना है, जो भी चीजें हैं आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, जो भी आपके टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के बाद में चौथा क्वेश्चन आता है कि सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए अब हमारे को। देखिए जो पेपर है ना, ये अटेम्प्ट करने से पहले हम आपको एक दो चीज़ें और बताते हैं कि आपके पास में अब नंबर ऑफ डेज जो है वो लिमिटेड है। पहली चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना, आपको मॉक्स ही लगाने हैं। अभी भी मैं मॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर आपने मॉक्स लगा रखे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उसका। तो मॉक्स लगाओ, चाहे मेरे लगाओ, चाहे किसी के भी लगाओ, चाहे मैथस्थान ऑफिशियल से लगा लो, चाहे किसी और जो आपको टीचर अच्छे लगते हैं आप उनसे लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मॉक्स लगाओ ज़रूर, ठीक है। मॉक्स पे फोकस करो, डेली का मॉक्स लगाते रहो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। एग्जाम से एक दिन पहले तक, एक दिन पहले से छोड़ के आप मॉक लगाते रहो, ठीक है। मॉक जब तक लगाओगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो मॉक लगाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। दूसरी चीज ये है, आपको अब कुछ नया बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो टॉपिक करने हैं कवर जो आपके अच्छे हैं। सबसे पहले आप जो हैं, जो आपके बढ़िया टॉपिक हैं, सबसे पहले उनको क्या कर देंगे, आप कवर कर लेंगे जो आपको आता है। उसके बाद में जिसमें आपकी कमांड थोड़ी सी कम है उस पर थोड़ा सा आप वर्क करेंगे, उन टॉपिक्स में क्या क्या नहीं आता वो आप देखेंगे। फिर तीसरा काम आपका ये रहेगा कि आपके पास में ग्रेजुएशन और पीजी के क्वेश्चन जो होते हैं या टॉपिक जो है अपने पास में, पीजी का तो मैथमेटिक्स में बात करें, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की बात करें तो एक ही टॉपिक है अपने पास में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, है ना। बाकी सारे ग्रेजुएशन के, तो इनके जितने भी केसेस होते हैं और जितने भी फॉर्मुलाज होते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी की थ्योरम्स आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आपको बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको साइलोस थ्योरम आनी चाहिए, आपको चीजें आनी चाहिए, रिंग थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें हर चीज के बारे में पता होनी चाहिए और डिफरेंट टाइप के ग्रुप के एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्योंकि वो एग्जाम्पल भी उन्हीं बुक से देने वाले हैं।
आपको नया एग्जाम्पल बना के नहीं देते वो बहुत सारे, तो ज्यादातर पुराने क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो आपको एक दो चीजें याद रखनी है कि वो बना के वहीं से ही दे रहे हैं, बट वो आपको आता है या नहीं आता। पीजी की बात करें तो पीजी में एक ही टॉपिक है, वो बड़ा टॉपिक है, उसके क्वेश्चन बड़े हैं, तो आपको उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको एक वो फंक्शनल के ऊपर क्वेश्चन देते हैं तो वो आपको बाउंड्री कंडीशन देते हैं, ऑलवेज बाउंड्री कंडीशन देते हैं। जैसे फंक्शनल ए से बी कोई भी बना दिया उन्होंने, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना दिया, तो यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन देंगे वो, जैसे y1 इज इक्वल टू समथिंग, y2 इज इक्वल टू या y0 इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, कुछ भी। तो पहले आपको ये देखना है कि क्या आप ऑप्शन को बाउंड्री कंडीशन पे सेटिस्फाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, क्योंकि फंक्शनल कि आपको जो है वो फंक्शनल से जो है वो आपको फंक्शन का एक कर्व मिलता है, कर्व की एक इक्वेशन मिलेगी, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4/5, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ऐसे करके अगर आपको मान लेते हैं कर्व मिल रखे हैं, तो कहाँ पे बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसमें अगर बाउंड्री कंडीशन किसी ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो रही है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको पहले तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम इसमें हिट एंड ट्रायल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको इसके सारे केसेस पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो उस पर वर्क करेंगे आप अभी से। सारे फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, उसमें आप ये देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं चीज़ों को। सॉल्व करना मैटर करता है, ठीक है, कि किस तरीके से होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब बात ये आती है कि पेपर सर हमारे पास में दे रखा है, मान लेते हैं हमारे पास में, हमारे हाथ में पेपर है, पेपर के लिए हमारे पास में 3 घंटे हैं। 3 घंटे मतलब होते हैं कितने मिनट, 6×18 180 मिनट। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाए कि हमारा जो है वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो पेपर होता है OMR बेस्ड आपका, ठीक है, OMR बेस्ड है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा और वहाँ पे ऐसे सर्कल करना होगा। तो आपको देखो यहाँ पे 2 तरह से बच्चा करता है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसका सर्कल कर रहा है, ये आपकी OMR शीट है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, इसका सर्कल यहाँ पे लगा दे रहे हो, दूसरा सॉल्व कर रहे हो उसका सर्कल यहाँ पे लगा दे रहे हो, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो उसका सर्कल यहाँ पे लगा दे रहे हो। तरीका ये होता है कि आप पेपर लो, पेपर में पहले तो पेपर को आराम से पढ़ लो, आपको आता कितना है वो देखो, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप देख कर पा रहे हो, आपको पता है कि यार ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को पहले ना वहीं पर ही पेन से टिक कर लो, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या कोई भी है वो टिक कर लो, अभी OMR पे मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरुआत के 70 से 100 मिनट के बीच में आपको इजी क्वेश्चन या जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। तो आपको जैसे 150 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं इजी हैं और आपको लगता है कि हो जाएंगे, या थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी या करूंगा तो ये हो जाएंगे, तो आप ये बिल्कुल इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको OMR पे अभी कुछ भी फिल नहीं करना, उसके लिए आपको टाइम निकालना है अलग से, ठीक है। तो अभी फिल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपने आंसर निकाला बट आप उसको जब दोबारा से चेक करते हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप जो क्वेश्चन पेपर है उस पर टिक कर लो, ABCD क्या क्या आ रहा है, ठीक है, नंबर वाइज टिक कर लिया आपने। उसके बाद में नेक्स्ट, जब आपके 100 मिनट खत्म हो गए, पेपर को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है टाइम के अकॉर्डिंग, 100 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। 60 या 50 जो भी बनेगा, 50 मिनट है ना। अगर ये 100 ले रहे हो तो 50 हो जाएगा, अगर मान लेते हैं 90 ले रहे हो तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आने वाला जो 50 से 60 मिनट होंगे उसमें आपको जो है मॉडरेट क्वेश्चन पे जाना है, जिनको आपको पता है कि मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाऊंगी या लगाऊंगा तो शायद मैं सॉल्व कर लूंगा और इसका आंसर निकल जाएगा, या मैं ऑप्शन से चेक करके इसको किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लूंगा, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। आपको कहीं से भी मान लेते हैं इसका फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत पता लग जाता है, कुछ भी थोड़ा दिमाग में हिट कर जाता है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। जनरली मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चंस ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन के होते हैं उनको आप बाद में सॉल्व करा करिए, पहले जो ईजी क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन कम आ रही है उस पर थोड़ा फोकस करें। लास्ट के जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स होंगे या 20 मिनट्स होंगे, जो भी मिनट्स होंगे आपके पास में, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम आप बनाइएगा, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता। पहली चीज, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 30 मिनट तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 ही मिनट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए कितना टाइम आपको रखना है। आपको स्किप करे हुए क्वेश्चन को टैकल करना है, आपने जो जो क्वेश्चन छोड़ दिए उनको टैकल करना है, उसको देखना है कि आप उसमें से कितना कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो पहले ये देखिए कि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, जिसको मैंने बोला है 95 वाले क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर आप जो है बोनस स्कोर करते रहो, जहां जहां पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं बोनस स्कोर कर करके लास्ट में पूरा पेपर चेक करो और खत्म करो। और याद रखिएगा, आपको इसी टाइम में अपने लिए 10 मिनट से 15 मिनट या 12 मिनट आपको कम से कम बचाने हैं, ताकि आप वो सर्कल कर पाओ जो आपने टिक कर रखे हैं पेपर में। 12 मिनट या 10 मिनट में भी हो जाएगा काम, लेकिन आपको अपने लिए टाइम बचाना है सर्कल करने के लिए भी। तो ये जो लास्ट वाला जो टाइम है ना, इसमें आपको दोनों ही काम करने हैं, स्किप वाले क्वेश्चन भी टैकल करने हैं और आपको जो है वो सर्कल भी करना है। तो आप सर्कल कितनी देर में कर सकते हो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग टाइम अपना रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आपको करना है, ठीक है। तो ये जो सर्कल वाला काम है
है ना। OMR फिल करने वाला काम ये सबसे लास्ट में। सबसे पहले जो है आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाओ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनाओ, आंसर को टिक करो पेपर पर ही, और उसी समय जो है उसके बाद में आगे 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 एकदम से बिल्कुल टाइम मत देना। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता स्किप करो। आपको दिख रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, स्किप करो, बाद में करेंगे इसको, फिर स्किप करो, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। स्किप करने पे आपको सिर्फ 10 सेकंड 5 सेकंड देने, सोचना है, नहीं आ रहा हटाओ, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं देना। स्किप करना भी एक कला होती है एग्जाम में, क्लियर। तो ये सब चीजें हैं आपको पहले तो एग्जाम में करनी है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपको जो है बाकी सारी चीजें आती होंगी। तो फॉर्मूला रिवीजन, बाकी सारी रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस अब आपको करना है। अब आपको कुछ नई चीज पढ़ने से ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए कि रिवीजन क्या होती है, केसेस मेरे को आते हैं या नहीं आते। तो हर चीज जो भी आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, आपको कुछ चीजें नहीं हो रही हैं आपसे, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है मैं जानता हूं, लेकिन ये वीडियो बनानी जरूरी थी तो मैंने बनाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।